उन निष्पक्ष पत्रकार के YouTube चैनल पे चले जाना, तो आप पाओगे कि पिछले कुछ दिनों में जो भी बंगाल में हो रहा है उसको लेकर के इन्होंने एक भी वीडियो नहीं बनाया। द लायर, इसको भी कुछ लोग देखते हैं निष्पक्ष पत्रकारिता के रूप में, एक भी वीडियो बंगाल के ऊपर नहीं बनाया, आप देख सकते हैं। साथियों नमस्कार। साथियों, बंगाल में किस तरह से वायलेंस फैल रहा है हम सब जान रहे हैं। किस तरह से बंगाल को एक ऐसा बांग्लादेश बना दिया गया है जहां पर कुछ लोग किसी के भी घर में घुस जा रहे हैं, किसी की भी गाड़ी को रोक दे रहे हैं, किसी की भी हत्या कर दे रहे हैं। और ये जो पूरा वायलेंस देखा गया है ये हिंदू वर्सेस मुसलमान हो गया है। इसमें एक ही पक्ष है, एक विशेष समुदाय है जो हिंदुओं के ऊपर ही लगातार अटैक कर रहा है। इसमें अभी तक 3 लोगों की जान जा चुकी है, एक पिता पुत्र की हत्या हो गई है और एक शख्स की और हत्या हो गई है। इसमें देखा गया है कभी गाड़ियों की तोड़फोड़ हो रही है, कभी गाड़ियों को जला दिया जा रहा है, कहीं पर किसी की मिठाई की दुकान को तोड़ दिया गया जो उसके आय का एकमात्र स्रोत थी, किसी के घर में घुस गए, वहां पर तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जितना भी वायलेंस हो रहा है, जितना भी विरोध हो रहा है, बताया जाता है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के नाम पर हो रहा है। कुछ समुदाय इससे नाखुश हैं इसलिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल से नाखुश हैं तो उसका विरोध करिए। तमाम तरीके हैं विरोध करने के, हिंसा करने की क्या जरूरत है। और अगर आप हिंसा भी कर रहे हैं और सिर्फ हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं तो उसमें हिंदुओं का क्या दोष है, बताइए। इसका मतलब यह है कि आप कोई एक ऐसा पॉइंट का इंतजार कर रहे थे जहां से कभी कोई ऐसी खबर आए या सरकार कोई ऐसा कदम उठाए जिसके बहाने हम बस मारकाट मचा सकें। और ये मारकाट यहीं क्यों मच रही है, बाकी जगह क्यों नहीं हो रही है, उस पर भी हम आते हैं। आइए के करके सभी पहलुओं पर बात करते हैं। देखिए, ये बंगाल का मैप है। इसमें जो हिंसा स्टार्ट हुई है, सबसे ज्यादा हिंसा जहां हो रही है वो है मुर्शिदाबाद, उसके बाद मालदा फैली, धीरे धीरे नॉर्थ परगना, हुगली तक आई। ये सभी जिले आप गौर से देखें, अगर हुगली के अलावा सभी जिले ऐसे हैं जो बांग्लादेश को टच करते हैं। और हमारे देश में अगर आप सबसे ज्यादा मुसलमान वाले राज्य देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के अलावा सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं असम में 34%, ये 2011 के सेंसस के हिसाब से बता रहा हूं। फिर बंगाल में 27%, यानी बंगाल तीसरे नंबर पे आता है। उसके बाद केरल आता है। यानी कि अभी जो स्टेटस है ये बताया जाता है कि इन सब में आप 4% जोड़ लीजिए, यानी कि बंगाल में इस समय करीब आप 31-32% के आसपास, या कुछ लोग तो 34% भी बताते हैं, पर हम 31-32 मान लेते हैं। इसमें भी आप मान लीजिए करीब 36% के आसपास। तो बंगाल और असम में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। ऐसा क्यों है साहब? ऐसा इसलिए है कि 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उस युद्ध से पहले जो वेस्ट पाकिस्तान है उसने ईस्ट पाकिस्तान पर कई सारे हमले किए थे। एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सर्चलाइट। उस ऑपरेशन में कई सारे बांग्लादेशी अपनी जान बचा करके दाएं बाएं भागे। आप दाएं बाएं कहीं भी भागेंगे तो भारत ही आएगा बीच में। तो उनमें से ज्यादातर बंगाल गए और असम गए। वही बांग्लादेशी जो उस समय बंगाल और असम में आ गए थे, उन्हीं की धीरे धीरे संख्या बढ़ती रही और इन्फिल्ट्रेट करते रहे, आते रहे। और आज बताया जाता है कि बंगाल और असम में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। तो उसका बहुत बड़ा कारण उन बांग्लादेशियों का है जो उस वक्त आ गए थे। कुछ लोगों का कहना है कि उस वक्त लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी प्रवेश किए थे। फिर बाद में कई रिपोर्ट्स आई, इसका कोई ऑफिशियल अकाउंट नहीं है क्योंकि किसी ने अभी तक इसकी ऐसी गणना करी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि 2 करोड़ के आसपास हैं पूरे देश में, कुछ लोग कहते हैं 4 करोड़ के आसपास हैं, कुछ लोग कहते हैं 8 करोड़ के आसपास हैं। पर आप मान के चलिए 4 करोड़ भी अगर हैं तो इनका जो मेनली कंसंट्रेशन है वो बंगाल, असम, झारखंड और बिहार, इधर दिल्ली में, इधर केरल में, इधर महाराष्ट्र में, इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। धीरे धीरे फैल जाते हैं और धीरे धीरे रहने लग जाते हैं। वहां के लोकल नेता इनको सपोर्ट करने लगते हैं, इनका आधार कार्ड बन जाता है, फिर इनका वोटर आईडी कार्ड बन जाता है और फिर ये वोट बैंक बन जाते हैं। और जब ये वोट बैंक बन जाते हैं तो ये इकट्ठे होकर के किसी एक को ही वोट देके आते हैं क्योंकि इनको इस तरह से नरिश किया गया है हमारे यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज ने। तो ये इकट्ठे होकर के किसी एक विशेष पार्टी को ही वोट देते रहे, इसलिए वो जो पार्टी है वो भी इनको प्लीज करती रहती है, खुश करती रहती है। यही कारण है कि ममता बनर्जी बंगाल में कभी भी मुसलमानों के विरुद्ध कोई बड़ा स्टेप नहीं लेती, चाहे वो कितनी भी बड़ी गलती कर दें, कैसा भी नारा दे दें, इनके नेता कुछ भी बोलते रहे, कुछ नहीं करती। आप लंबे समय से देख रहे हैं, पिछले 1-1.5-2 साल से बंगाल में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हो ही रहा है। लेकिन ममता बनर्जी कभी भी एक तो अपने टीएमसी के गुंडों को और एक यहाँ पर मुस्लिम समुदाय को किसी भी हाल में फंसने नहीं देती, किसी भी हाल में इनको जेल में या कोई बड़ी कार्रवाई में नहीं जाने देती। कारण क्या है? मुसलमानों का मसीहा बनना है ममता बनर्जी को। जहां पर मुसलमान मान लो 30% भी हैं, अगर 30% मुसलमान भी ममता बनर्जी के साथ खड़े रहे तो 30% वोट तो कंफर्म है। उसके बाद जो मिल जाए, किसी हिंदू कम्युनिटी को तोड़ लो, कोई ब्रेन वॉश हिंदू हो गए, कोई डरे हुए हिंदू जो टीएमसी के गुंडों के द्वारा डरा दिए जाते हैं वो दे आए, वहीं पर जाकर के 35-36% इनका वोट हो जाता है और ये आराम से जीत जाती है।
ऐसा ही यूपी में अखिलेश यादव के साथ है। यूपी में ही बताते हैं कि 20% के आसपास है। अखिलेश यादव जो कभी महाकुंभ पर कुछ बोलते हैं, कभी सनातन के ऊपर कुछ बोलते हैं, कभी औरंगजेब के ऊपर इनकी पार्टी के नेता कुछ बोलते हैं, कभी राणा सांगा के ऊपर बोला जाता है। ये सब क्यों किया जाता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि जब भी ऐसा बोला जाएगा तब मुसलमान वर्ग खुश होगा। मैं हैरान हूं कि इस देश के मुसलमान का ब्रेन वॉश किस लेवल पर इन लोगों ने कर दिया है कि इन लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदुइज्म की बुराई कर दो तो मुसलमान खुश हो जाता है। अगर आपको मुसलमानों को खुश करना है तो उसके और तरीके हैं। बोलो कि हम आपके बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे, बोलो कि हम आपको स्वास्थ्य की ऐसी ऐसी सुविधाएं देंगे, बोलो कि हम आपको हज लेकर के जाएंगे, बोलो कि हम आपको सारे तीर्थ कराएंगे। ऐसा करो ना उनको खुश। खुश करने का ये कौन सा तरीका है कि इसमें आपको हिंदुइज्म की बुराई ही करनी पड़े या हिंदुओं को टारगेट ही करना पड़े? इस पर सवाल उठता है। जैसा कि मैं आपको पॉलिटिकल अफेयर्स इनसाइट्स पर कल रात को वीडियो बना करके ये सारी चीजें बता चुका हूं, एक बार फिर बताता हूं कि अभी विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस 99 सीटों के साथ। तो सारा दारोमदार कांग्रेस के ऊपर था, राहुल गांधी के ऊपर था। लेकिन पिछले 6, 8, 10 महीने में राहुल गांधी ने जो एक्टिविटीज करी हैं उसकी वजह से कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ है और सभी लोगों में एक नाराजगी है विपक्ष को लेकर के। तो कांग्रेस के अलावा, राहुल गांधी के अलावा कौन बचता है? फिर बचते हैं अखिलेश यादव जिनकी पार्टी सबसे बड़ी है, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी और आपके डीएमके। इसलिए आप लगातार देख रहे हो ये तीन पार्टीज कुछ ना कुछ बयान दे रही हैं, इनके मुखिया कुछ ना कुछ लगातार बयान दे रहे हैं जो जनरली हिंदुओं के विरोध में है या मुसलमानों के पक्ष में है। जिसमें सबसे मुखर होकर के आप देख रहे हैं डीएमके वाले बोल रहे हैं। अब डीएमके वालों की मुसलमान वाली पॉलिटिक्स चलती नहीं है क्योंकि वहां 6% है केवल, तो वो हिंदी और तमिल कर रहे हैं, वो वहां पर नॉर्थ और साउथ कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आप टीएमसी को देखें तो ममता बनर्जी क्या कर रही है, किसी से छुपा नहीं है। अखिलेश यादव को देखें तो किस तरह से लगातार बयान दे रहे हैं। तो इन सबकी जद्दोजहद है कि कैसे भी इन मौकों का फायदा उठाओ और मुसलमानों के नेता बन जाओ। अब आप दूसरा पक्ष कहेंगे कि अगर बांग्लादेश के बॉर्डर पर यह सब हो रहा है तो हमारी केंद्र सरकार क्या कर रही है, इंटेलिजेंस क्या कर रही है, ये बांग्लादेशी आ कैसे रहे हैं, इनको क्यों नहीं रोका जा रहा है? तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर ये जो दंगा कराया गया है वक्फ अमेंडमेंट बिल के नाम पर, जो भड़काया गया है, जाहिर सी बात है बांग्लादेश की तरफ से भड़काया गया है, बांग्लादेशी इसमें इन्वॉल्व है, माना, तो गलती इसमें केंद्र सरकार की भी है कि ये इंटेलिजेंस केंद्र सरकार को क्यों नहीं मिल पाया। हालांकि केंद्र सरकार को एक इंटेलिजेंस कुछ समय पहले मिला था, जब आपको याद होगा हमने वीडियोस में भी बताया था कि अजीत डोभाल वेस्ट बंगाल गए हुए थे कुछ दिन पहले। वेस्ट बंगाल में कई दिन तक वो रहे हैं। कारण क्या है, वेस्ट बंगाल में कई ऐसे लोकल अखबार हैं जो उर्दू भाषा में वहां छप रहे हैं और उन अखबारों में, छोटी छोटी मैगजीन्स में एक इश्तिहार आता था, एक छोटे छोटे कॉलम्स आते थे जिसमें ये बताया जाता था कि हमें छोटे छोटे कैलिफेट्स बनाने हैं। कैलिफेट्स यानी कि एक खलीफा टाइप का, छोटे छोटे कई सारे बंगाल में ऐसे जोन्स बनाने हैं। जब ये खबर आई तो इस खबर को लेकर के इंटेलिजेंस के कान खड़े हुए। अजीत डोभाल खुद गए वहां पर, क्या डील करके आए क्या नहीं किया पता नहीं, बट हाँ इंटेलिजेंस को यह पता है कि बंगाल में बांग्लादेश की तरफ से और बंगाल के लोकल नेताओं की मदद के कारण कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे कि यहां पर एक डिस्टर्बेंस बड़े लेवल पर किया जा सके। मैं आपको पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूं कि बंगाल तो खैर है ही, ये कर रहे हैं, अब ये टारगेट बनाएंगे तमिलनाडु को भी। आप देख लेना आने वाले समय में, क्योंकि ये जो इनका पूरी टूल किट है, कभी किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तानियों को बिठा दो, कभी सीए के नाम पर सड़क पर बिठा दो महिलाओं को, कभी लद्दाख प्रोटेस्ट करवा दो, कभी अग्निवीर के नाम पर फेक नैरेटिव चलवा दो, कभी स्टूडेंट्स को भड़का दो कैसे भी करके। जब कुछ ना हो तो इंतजार करो, जैसे कुछ हो तो जहां पर सबसे ज्यादा हो सके वहां पर आग लगा दो। ये प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। वक्फ अमेंडमेंट से दिक्कत नहीं है, इस देश के किसी मुसलमान को दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब वक्फ अमेंडमेंट किया गया तो लगभग हर मुसलमान से राय ली गई, जो दे पाया उसने राय दी। हर तरीके की इस पे अभी तक बैठकें हो चुकी हैं, जेपीसी में हर तरीके के नेता थे जिन्होंने अपने पॉइंट्स रखे, इसमें बदलाव किए गए। और बाद में मुसलमानों में ही एक बड़ा सेक्शन ऐसा था जो कहता था कि हाँ इसके पक्ष में है, अमेंडमेंट कर दो, क्योंकि इस वक्फ बोर्ड के नाम पर सिर्फ गरीब मुसलमानों का शोषण हुआ है और कुछ चुनिंदा अमीर मुसलमान अपने आप को और अमीर बनाते चले गए। तो जिस अमेंडमेंट के पक्ष में कई मुसलमान भी खड़े हैं, वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसके लिए आपको आग लगानी पड़ जाए। ये तो आप बहाना ढूंढ रहे हैं। अब कोर्ट तक को कहना पड़ा, सोचिए ममता बनर्जी का लॉ एंड ऑर्डर कितना फेल है कि वहां पर हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि ममता बनर्जी आप देखिए अपने पुलिस से काम हो नहीं पाएगा, आप केंद्र से मदद लीजिए। तब ममता बनर्जी ने केंद्र से मदद ली है और बीएसएफ वहां पर जाकर के डिप्लॉय हुई है, बीएसएफ ने स्थिति को संभाला है। ये तो इनका हाल है। अब आप कहेंगे कि क्या ममता बनर्जी जानबूझ के करा रही है ये?
ममता बनर्जी नहीं गिरा रही, कोई भी सीएम नहीं चाहता कि उसके स्टेट में ऐसी आग लग जाए, क्योंकि इससे न सिर्फ स्टेट का नुकसान होता है, बल्कि जब भी ऐसी आग लगती है तो जितने भी इन्वेस्टर होते हैं जो उस स्टेट में निवेश करना चाह रहे होते हैं, जो पैसा लगा करके वहां पे इंडस्ट्री या कोई फैक्ट्री लगाना चाह रहे होते हैं, वो डर जाते हैं और फिर लगाते ही नहीं है। यूपी बिहार में इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लग पाई अभी तक? इसीलिए गुंडा राज था, माफिया राज था। योगी ने आकर के सबसे पहले क्या किया? यूपी में माफियाओं को हटाया, माफिया राज बिल्कुल एकदम निरस्त कर दिया और लोगों में ये बिठा दी, उनके अंदर भावना बिठा दी कि पुलिस ही सब कुछ है। आज आप देखिए लोगों में पुलिस का एक खौफ है, माफियाओं में खौफ है, पुलिस के हाथ मजबूत किए हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बेहतर है पहले से। तो जब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के इन्वेस्टर कंफर्म हो जाते हैं तभी जाके इंडस्ट्री लगाते हैं। जब इंडस्ट्री लगती है तो पैसा आता है, रोजगार मिलता है, रोजगार मिलता है तो लोगों में अपने आप ही ये भावना आ जाती है कि हाँ भाई ये नेता लेकर के आया तो हमें इसी को वोट देना है। अब आप शॉर्टकट की पॉलिटिक्स करना चाहो तो ये मुस्लिम अपीजमेंट आप कर सकते हो। मुस्लिम अपीजमेंट पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है। मुस्लिम अपीजमेंट की शुरुआत हुई है 1906 में, जब मुसलमानों को खुश करते करते मुस्लिम लीग बनी। फिर उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात होने लग गई कि साहब मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान ही जाके वोट देंगे, पृथक निर्वाचन। उसके बाद धीरे धीरे इनकी मांगे मानते गए सब लोग और अंत में मांगते मांगते इनको अपीस करते करते खुश करते करते स्थिति ये आ गई कि इन्होंने सीधे देश ही मांग लिया अलग से और इस देश का बंटवारा हो गया। उसके बाद भी कांग्रेस सरकार लगातार मुसलमानों को खुश करती रही, कभी हिंदू कोड बिल ला करके कि कैसे भी हिंदुओं को कॉन्स्टिट्यूशन के जाल में फंसाओ, मुसलमानों को फ्री रखो। ऐसे तमाम चीजें हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं। वक्फ सबसे ताजा उदाहरण है। 2013 में ऐसा कर दिया कि वक्फ बोर्ड जिस जमीन पे हाथ रख दे वो उसकी हो गई। तो ये शॉर्टकट की पॉलिटिक्स है कि कैसे भी मुसलमानों को खुश रखो। इस बात का फायदा वो तब तो उठा लेते हैं जो बाहर बैठ करके इस देश में आग लगाना चाहते हैं। उसी का एग्जाम्पल ये बंगाल वायलेंस है। केंद्र की विफलता है। केंद्र को इंटेलिजेंस पूरा क्यों नहीं मिला? केंद्र की विफलता यह है कि अभी तक बड़ा स्टेप क्यों नहीं उठा रहे हैं राष्ट्रपति शासन को लेकर के। बंगाल में लगातार बोला जा रहा है राष्ट्रपति शासन लगाओ, राष्ट्रपति शासन लगाओ। हो सकता है केंद्र ये सोच रहा हो कि जब भी कहीं राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस नेता को और ज्यादा सिंपैथी मिलने लग जाती है, और चूंकि अगली साल बंगाल में चुनाव है तो ममता बनर्जी ऐसा ना हो कि पिछली बार से भी ज्यादा बड़ी विक्ट्री के साथ सामने आ जाए। जब भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा या जब भी कोई नेता जेल जाएगा तो वो जब बाहर आता है तो उसे जनता का और ज्यादा समर्थन मिलता है और वो तगड़ी जीत के साथ वापस आता है। आज तक के इतिहास में जो भी जेल में गया है वो जब भी जेल से बाहर आया तो पिछली बार से बड़े मार्जिन से जीत के आया है। केवल एक अपवाद है, वो अरविंद केजरीवाल। वो जब जेल गए तो उसके बाद जब बाहर आए तो ना तो अपनी पार्टी को जिता सके ना अपनी सीट जीत पाए। तो ये डर केंद्र को लग रहा है, बट केंद्र की गलती ये है कि उन्हें इस वक्त पॉलिटिक्स ना देख करके उन्हें इस वक्त ये देखना चाहिए कि हमें शांति कैसे बनानी है। इस पॉलिटिक्स के चक्कर में या इस चक्कर में कि नहीं अभी नहीं लगाएंगे राष्ट्रपति शासन, लोग खुद देख रहे हैं, लोग खुद त्रस्त आ गए हैं, खुद ही हटा देंगे लोग। अब हम भी कह देंगे भाई देखो हम ऐसा कभी सरकारें गिराते नहीं हैं, हम तो देखो कितने लोकतंत्रवादी हैं। आपकी इस पूरी पॉलिटिक्स के चक्कर में अगर एक भी आदमी वहां मारा गया या एक भी घर टूटा, एक भी दुकान टूटी तो लोगों का रोजगार जाएगा, जाने जाएंगे जो नहीं जानी चाहिए। ये एक पूरा फैक्ट है। अभी ममता बनर्जी भी चाहती है कि वहां शांति हो, पर अब उनके हाथ में चीजें रही नहीं है। भस्मासुर बताया जाता था, भस्मासुर शिव जी ने पैदा किया था, बाद में वो शिव जी पे ही भारी पड़ गया था, शिव जी उसको कंट्रोल नहीं कर पाए थे, फिर विष्णु जी को आना पड़ा था। ऐसा ही भस्मासुर तैयार कर लिया है इन विपक्षी दलों ने। वो है मुस्लिम अपीजमेंट का ये वोट बैंक पॉलिटिक्स, जिसके चलते इन्हें कई बार अब कदम उठाने से खुद को रोकना पड़ता है और इस वजह से जो आग की लपटें हैं वो इनके ऊपर भी आती है। ममता बनर्जी ये जान रही हैं, और अब करें क्या? ममता बनर्जी 34 साल के सीपीएम के शासन के बाद बंगाल में आई, यानी कि कम्युनिस्टों का शासन रहा था। वो भी ऐसे हिंसा करवाते थे, उनके भी गुंडे ऐसे जबरदस्ती वोटिंग को हैक करते थे, उनके गुंडे भी घर घर जाकर के लोगों को धमकाते थे कि ऐसे करना है वैसे करना है। तो लोग इस चीज से त्रस्त होकर के ममता बनर्जी को लेकर के आए। फिर ममता बनर्जी की पार्टी में भी धीरे धीरे वही सीपीएम वाले गुंडे भर्ती हो गए। आज वो भी सीपीएम की तरह काम कर रही है। तो बंगाल की जनता जिस दिन चाहेगी वो बीजेपी का इंतजार नहीं करेगी, वो ममता बनर्जी को भी हटा देगी। ये पूरा एक खेल है। तो आप समझिए बंगाल में भी जो हो रहा है वो सब एक तरीके से बाहर से भी इन्फ्लुएंस्ड है। अब दूसरा तरीका देखिए, इनको तो आप जानते ही होंगे। आप में से कई लोग कह रहे होंगे कि मैं तो एक पक्ष की बात कर रहा हूं, मैं न्यूट्रल नहीं हूं, जबकि मैंने हर तरह की बात आपसे करी। क्योंकि कुछ लोगों का ब्रेन वॉश इस तरह से होता है कि उन्हें कुछ पत्रकार ही न्यूट्रल दिखाई देते हैं, जैसे ये। अब इन न्यूट्रल पत्रकार का इंस्टांस देखिए बंगाल वायलेंस पर। बंगाल वायलेंस की कहानी पिछले 3-4 दिन से ट्रेंडिंग में है, सब लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं, सब हैरान है कि ये सब क्या हो रहा है।
और इस चचा ने बंगाल पर एक भी वीडियो नहीं बनाया है, देख लीजिए। इसको आप क्या कहेंगे? कहां गए ये न्यूट्रल पत्रकार आपके? बोलिए बोलिए। इनके पास सबकी फुर्सत है हे राम करने की, और ये क्या आपको ऐसी पुलिस चाहिए? कोई फर्जी एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, आगे निकल गया चीन, बस हर हाल में इनको चीन को आगे निकालना है। झुक गया ट्रंप, तन गया चीन। ये चीन की बड़ी तारीफ करते हैं, बुराई करते नहीं दिखाई देंगे। ऐसे ही ये देखिए द लायर, द लायर का एक भी आपको एपिसोड नहीं दिखाई देगा जो बंगाल की हिंसा पर बनाया गया हो। चीन को जिता रहे हैं सब। ये देख लीजिए, सड़क पर नमाज का भूचाल करनी सेना को लेकर के बना रहे हैं। आरफा खानम शेरवानी बहुत बड़ी मसीहा बनती है ना पत्रकारों की, ये लोग एक भी वीडियो नहीं बना रहे। इन लोगों का दोगलापन देख लीजिए आप, फिर आप कहेंगे न्यूट्रल कौन और ब्रेन वॉश्ड कौन। इस चीज पर विचार करिए, किस तरह से पूरा नेक्सस काम करता है। नेक्सस समझिए, नेक्सस। मिलते अगले वीडियो में। नमस्कार।